बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आजकल कर रहे हैं जी सेल टैक्स के क्वेश्चंस, और सेल टैक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिक क्वेश्चन आप काफ़ी सारे कर चुके हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को एक से ज़्यादा मरतबा जाकर रिपीट कर लें, बहुत ज़्यादा सवाल करने से सेल टैक्स में कहीं ज़्यादा बेहतर है कि एक ही सवाल को एक से ज़्यादा मरतबा आप सॉल्व करें। उससे आपको उस क्वेश्चन के इन्स एंड आउट्स पता चलेंगे कि बेसिकली इनसाइड द क्वेश्चन क्या हो रहा है। कल का जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपसे एक बात डिस्कस की कि यहां लिखा हुआ था फिक्स एसेट्स का, जहां जिक्र आ रहा था A machine costing 2.5 million was acquired and commissioned into operation in February 2021. The machine was used for both taxable and zero rated supply. ये वाला लफ्ज़ पूरे, अगर आप जब से मतलब हमारे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन 12 से तो हम ऑनवर्ड चलते हुए भी आ रहे हैं, ये लाइन अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, ठीक है ना। और मैंने कल भी आपसे कहा कि ये लाइन पढ़कर पता चल रहा है कि एग्जामिनर अब किस साइड पे जाएगा अगली अटेम्प्ट में, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, हम वर्किंग टू जब बनाते हैं हम उसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इनपुट टैक्स। कौन सा इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉमन इनपुट टैक्स। ऐसा इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो मल्टीपल सप्लाईज में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। यहां तक के तमाम क्वेश्चंस के अंदर आज तक ये रहा कि जो कुछ हम खरीद रहे हैं उसी से मिलकर सारी चीजें बन रही हैं। टैक्सेबल भी उसी से बन रही हैं, एक्सपोर्ट भी उसी में से ही हो रही है, जीरो रेटेड भी उसी में से ही हो रही है। इसीलिए वर्किंग नोट 3 में जाके हम उसको क्या कर लेते हैं? अपोर्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आइडेंटिफाइएबल हो जाए, जैसे यहां उसने इशारा कर दिया कि मशीन ये सब पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब है इसका अल्टरनेटिव भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई ये मशीन सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, या कोई परचेजेस के वक्त कोई चीज़ बताई जाए कि ये परचेजेस सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल में इस्तेमाल हो रही है। तो वो जो वर्किंग नोट हम 3 बना रहे हैं बेसिकली, जिसका पर्पज़ क्या है वर्किंग नोट 3 का, कि हम चीज़ों को अपोर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए देखें ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होता है आपको? कॉमन इनपुट। कॉमन इनपुट। अब अगर कोई इनपुट हमें आइडेंटिफाइएबल मिल जाए, मतलब फर्ज करें ये हमारा इनपुट था 2,94,000, इसमें से लेट्स अज्यूम 94,350 का जो इनपुट था वो बता दिया जाए कि ये चीजें सिर्फ एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है ना। ये परचेजेस जिनका ये सेल टैक्स है ये सिर्फ और सिर्फ कहां इस्तेमाल हुई हैं? एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हुई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर जाहिर है यहां 2 लाख रुपए की अपोर्शनमेंट करेंगे, ये वाला, और ये 94 जो इसका हिस्सा आएगा उसमें 94 और ऐड कर देंगे क्योंकि वो इससे रिलेट करते हैं। ये बात समझ आ रही है ना? बीइंग एन अकाउंटेंट हम अपोर्शनमेंट तो कॉमन चीजों की कर रहे हैं ना। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है, आइडेंटिफाइएबल है, तो आइडेंटिफाइएबल चीज तो उसी को चार्ज होती है ना जिसको आइडेंटिफाई हो जाए। मसलन एक घर है जिसमें 2 फैमिलीज रहती हैं, बिजली का मीटर एक लगा हुआ है, अब ये कॉमन इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। अब ये कोई आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हम किस रेशो से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है 50-50 कर रहे हो सकता है वट एवर, कोई भी रीज़न बनाई जा सकती है ना जिसकी बेस पर अपोर्शन कर लें। लेकिन अगर बिजली का मीटर ही अलग अलग लगा हुआ है तो अब अपोर्शनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट हुआ? कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। इसी तरह अगर मशीन के बारे में ये बता दिया जाए कि भाई हमने 2 मशीन खरीदी हैं, एक मशीन ए है इसके से हम लोकल सप्लाईज बनाते हैं और एक मशीन बी है इससे हम एक्सपोर्ट बनाते हैं, तो फिर यहां मशीन नहीं आएगी बल्कि डायरेक्ट हम इसको आइडेंटिफाइएबल स्टाइल में अलग अलग कर देंगे, क्योंकि जो मशीन एक्सपोर्ट में यूज हो रही है उसका इनपुट रिफंड में जाएगा सारे का सारा, जो लोकल में हो रही है उसका लोकल के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा सारे का सारा। कहीं तो हमें वर्किंग करनी है ना, हम यहीं से चीजें उठा रहे हैं तो हम यहीं एक कॉमन इनपुट का कॉलम बना लिया करेंगे और एक लिख दिया करेंगे आइडेंटिफाइएबल इनपुट। यहीं 2 कॉलम बना लेते हैं ना, एक का नाम रख देते हैं कॉमन और एक का रख देते हैं आइडेंटिफाइएबल। या
कॉमन को करके और वहां प्लस कर देंगे। मकसद तो हम अपनी वर्किंग की कर रहे हैं ना, बात फॉलो कर गए? इसका मतलब ये हुआ जो इनपुट की बात हो रही थी, इनपुट टैक्स की जो बात हो रही थी, इनपुट टैक्स को अब हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक कॉमन और दूसरा आइडेंटिफाइएबल। बात समझ आ गई? एक कॉमन और दूसरा आइडेंटिफाइएबल। कॉमन को अपोर्शन करेंगे वही वर्किंग 3 में ले जाकर, और आइडेंटिफाइएबल को डायरेक्टली उस हेड में जाकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन जब से आई कैप बना है आज तक कभी ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, आज तक ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन एग्जामिनर ने क्योंकि इसको डिस्कस करना था, ठीक है ना, तो वो आपको 6 माह पहले इशारा देकर चला गया कि भाईजान तैयारी करके आए, ये वाली बात भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां उसने क्लू दे दिया टीचर्स को कि भाई इस तरफ चले जाओ, अगली अटेम्प्ट में मैंने ये काम भी करना है। क्लियर हो गई बात? उसने आई कैप ने डाल दी हुई, आप मुझे करवाने की बात कर रहे जी। ये मार्च की अटेम्प्ट है ना, सितंबर की अटेम्प्ट का ये सवाल आ गया, देखें जरा। सितंबर की अटेम्प्ट में जनाब उसने ये सवाल डाल दिया। आइए जी, पहले मुलाकात एसोसिएट थी, अब मेहरबान एसोसिएट आ गई है। मेहरबान एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990. MA is engaged in the business of manufacturing and supplying of various consumer products. Following information is available from MA's record for the month of August. बुक में नहीं है, बुक में नहीं है, 2021। ठीक होगी बात जी? फिर उसने ये हमें सेल एंड परचेज का डाटा दे दिया। परचेजेज से रिलेटेड उसने हमें बताया टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जेम्प्ट गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। फिर आ गया सप्लाईज, टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड टू एग्जेम्प्ट गुड टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड। ठीक है ना? जब कोई आदमी रजिस्टर्ड हो जाता है, हम जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे वो जीरो रेट हो जाएगी ना, एग्जेम्प्ट भी जीरो रेट हो जाएगी। इसका भी कॉन्सेप्ट समझें। अगर मैं एग्जेम्प्ट को लोकली सेल करता तो ये एग्जेम्प्ट थी, मेरा इनपुट इसके ऊपर क्या हो जाना था, ज़ाया हो जाना था, अलाउ नहीं होना था। लेकिन जब मैंने एग्जेम्प्ट चीज़ों को एक्सपोर्ट कर दिया और मैं खुद रजिस्टर्ड आदमी हूँ तो ये जीरो रेट हो गई। इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे मेरा इनपुट रिफंड में मिल जाएगा। अच्छा जी, ये नॉर्मल उसी तरह से पिच चली, उसी तरह का एक सवाल आ गया जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड, इसका मतलब परचेजेस का जिक्र हो रहा है। मटेरियल वर 2,96,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है ना? दो बातें होगी, इनपुट क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहला हमने देखना आइडेंटिफाइएबल का जिक्र होना शुरू हो गया। बात समझ आइए ना, आइडेंटिफाइएबल का जिक्र होगा। मटेरियल वर्थ 6,75,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स। ठीक होगी बात। गुड्स वर्थ 1,50,000 विच वर परचेज इन कैश फ्रॉम 1,50,000 से ऊपर। ठीक होगी बात। कोई फर्क नहीं आया, कुछ नहीं हुआ सिवाय इस एक अहम बात के कि कॉमन इनपुट के साथ उसने कुछ चीजें आइडेंटिफाइएबल भी डाल दी। ठीक है ना? कुछ चीजें उसने आइडेंटिफाइएबल भी डाल दी। 500 kg ऑफ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 इन 1 kg पैकिंग covered under third schedule. Retail price of tea per kg is 900. By the end of August 2021, 300 kg were supplied to an unregistered wholesaler at a price of 790.
थर्ड शेड्यूल उसने बता दिया, सारी बात डोमिनेट कर गई है कि अब सारा कुछ जो कैलकुलेशन हो रही होगी वो किस पर होगी, 900 पर होगी, 790 इज टोटली इररेलेवेंट। थर्ड शेड्यूल का यही मतलब है ना। थर्ड शेड्यूल आइटम वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स रिटेल प्राइस पर पे किया जा रहा होता है। ओके, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स वर्थ 3,20,000 which were sold to a customer who did not provide his CNIC or NTN detail. These goods were purchased from a registered supplier for 2,75,000 during August 2021. आपको पता है पीछे ये बड़ा शोर डला हुआ था ना इसके ऊपर कि अगर आप अनरजिस्टर्ड को करते हैं तो आपने अपना CNIC प्रोवाइड करना है, और अगर नहीं करना तो फिर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। आपको इनपुट जो आप हैं, अगर कस्टमर से अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड का तो हमें सेल टैक्स नंबर आ जाता है ना, जब मेरा सामने वाला आदमी रजिस्टर्ड पर्सन है फिर तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, सेल टैक्स इनवॉइस जारी करता हूँ। सेल टैक्स इनवॉइस में तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है। अनरजिस्टर्ड के लिए हमने उसको CNIC से लिंक करने की सोची हुई है, अगरचे ये बात अभी हम इतनी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन थ्योरेटिकली तो इंप्लीमेंट हो गई, इसलिए उसने ये बात भी डाल दी। इसीलिए बार बार पूरा सिलेबस पढ़ाते हुए आपको बार बार ये कहते थे कि जहां भी, बल्कि हाईलाइट करवाते रहे हैं कि जहां भी कोई नई प्रोविजन है हम आपको बताते हैं कि यार ये नई प्रोविजन है, वैसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इसका सिर्फ न्यू होना इंपॉर्टेंस इसको बना रहा है, तो ये वही वाली बात थी। अच्छा जी, फॉलोइंग फिक्स एसेट वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2021। मशीन ए 2 मिलियन की परचेज की टू एंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ पैकिंग फॉर machine is used exclusively for export. Machine B 3 million to manufacture taxable local as well as exempt local, export नहीं। अब अपॉर्चनमेंट हो रही है लेकिन एक्सपोर्ट को नहीं होगी है, बाकी दो में इस्तेमाल हो रही है। आज से इस क्वेश्चन से पहले जितना इनपुट जिक्र हो रहा था वो तीनों में इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है ना, वो तीनों में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसने एक को कहा ये सिर्फ एक जगह यूज हो रहा है, दो को कहा, मशीन बी को कहा ये बाकी दो पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग इस पर तो अलाउ ही नहीं होगा, क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹959 was paid in cash, bill was inclusive of sale tax, ठीक हो गया। सेल टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक हो गया। इनपुट टैक्स ऑफ 1,86,000 pertaining to a purchase made on 1st February was inadvertently remain unclaimed missing invoice. All the above figure are exclusive of sale tax। बाकी सब कुछ हुई, दो बातें नहीं आ गई हैं बस, बाकी सारा सवाल एज इट इज 100% उसी तरह ही है जैसे सारे सवाल थे। असल में तो एक ही कॉन्सेप्ट उसने ऐड किया, लेकिन जाहिर है ये एक कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है तो ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट हो गया कि उसने क्या किया है, चीज़ों को आइडेंटिफाइएबल कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम अपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में ही चलते हैं। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, अब आपके पास तो क्वेश्चन नहीं होगा। स्लाइड इस वक्त मेरे पास मैं अभी कर, इसकी पिक्चर लें आप पहले, इन स्लाइड्स की ना यहाँ से लेनी शुरू करें पिक्चर, ये ले पहले इसकी पिक्चर ले। ठहरे मैं इसको पूरा करूँ, इसकी भी पिक्चर ले। अभी मैं ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ, जो यहाँ जो करीब से जिन बच्चों ने लिए ना, मैं इनसे ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूँ। इसकी ले जी, मैं चेंज कर दूँ, आगे करें।
जी ग्रुप में पोस्ट कर दें जी आप बॉयज़ जो हैं। अच्छा जी सर एक क्वेश्चन था जी जब कल जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें एक पॉइंट था वो प्रोविजन वाला, तो प्रोविजन हम इतने परसेंट ले लें, तो सर एक बार एक्सप्लेन कर दे दोबारा से। चलें पहले इसको कर लेना फिर उस पर चलेंगे, अब तो ये खुला हुआ है क्वेश्चन। अच्छा जी देखिए जब आपके पास क्वेश्चन आ गया पिक्चर की शक्ल में, मैं अभी क्लास के बाद आपको सेंड कर देता हूं। आउटपुट टैक्स जी पहली वर्किंग वन जो रूटीन में हम कर रहे थे। आउटपुट में कोई इतना ज्यादा मसला भी नहीं है। लोकल टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 8.6 और आगे उसका 17% ले लिया। टैक्सेबल गुड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 15,60,000 आगे उसका टैक्स आ गया। इसके बाद वो थर्ड शेड्यूल वाली आइटम थी 300 kg अभी टी बिकी है, तो 300 kg को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 900 से। ये वैल्यू ऐड कर दें और पिछले वाली माइनस कर दें, या 790 पे तो हमने ली हुई है ऑलरेडी, तो 900 माइनस 790 करके 300 करके ये 33,000 से वैल्यू कम आ रही है, ये ऐड कर दें, बात तो एक ही हो गई। ठीक है ना। 300 kg वाली उसने कहा था ना कि हमने 500 kg टी परचेज की है जिसमें से 300 kg बेच दी है 790 के एतबार से, जबकि इसकी रिटेल 900 है। थर्ड शेड्यूल ने तो रिटेल प्राइस पर ही जाना है ना, टैक्स तो रिटेल प्राइस पर लगना है। 300 मल्टीप्लाइड बाय 900 सेल में आना चाहिए था, आया 300 मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ है, तो इन दो का डिफरेंस लेके 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा काम। वो तो भी बिकी नहीं है ना, सेल तो बेचने पर लगेगा ना, वो तो भी परचेज हुई है। थर्ड शेड्यूल का हमने रूल पढ़ा है ना कि थर्ड शेड्यूल आइटम जो है उसके ऊपर सेल टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई पर नहीं लगता बल्कि रिटेल प्राइस पर लगता है। ठीक है ना। बाद आ जाओ यार, ये देखें ऐड क्या हुआ है 300 इंटू 790, इसका आंसर ले लो। अब होना क्या चाहिए था 300 इंटू 900, ये माइनस कर दो ये ऐड कर दो, ऐसे भी ठीक है। हमने क्या कर दिया 300 में 900 माइनस 790 कर दिया, तो एक ही बात है ना, ये डायरेक्टली सिर्फ ये वैल्यू ऐड कर दे। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी चले आगे भाई। अच्छा जी आउटपुट टैक्स तो रूटीन की वर्किंग आ गई, कोई प्रॉब्लम राइज नहीं हुई। इनपुट टैक्स, लेकिन अब देखिए ऊपर लिखा क्या, इनपुट टैक्स कौन से वाला, कॉमन वाले की बात हो रही है पहले। ठीक है ना। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, देखिए जरा क्वेश्चन में टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम कितनी आ रही है जी 4.96 मिलियन, इसका 17% आ गया। फिर इसमें अलाउ डिसअलाउ कर लेंगे, एक ही बात है, वो तो एक ही बात है। आई कैप ने ऐसे किया हुआ, मैं दानिस्ता एक आधा सवाल इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कभी आप आई कैप का सोल्यूशन खोलें तो आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, वो एक ही दफ़ा कर ले, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हरगिज़ बार बार हमने एग्जाम में नहीं करने, हमने अपने सारे सवाल उसी तरह ही करके आए हुए हैं। ठीक है ना, इसमें टाइम फॉर नथिंग कंज्यूम हो रहा है। लेकिन एक आधा सवाल इसलिए डिस्कस ऐसे कर रहे हैं कि आप अगर आई कैप का सोल्यूशन खोल के देखने लगें तो आपको कम से कम यूज टू तो हो ना उससे। अच्छा जी, मटेरियल एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब ये सारा मटेरियल था ना, वो हमने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो कॉमन की डेफिनेशन से निकल गया है, तो आइडेंटिफाइएबल उसमें चला गया। बेसिकली 50,320 कहाँ ले जाएंगे, आइडेंटिफाइएबल में ले जाएंगे। ठीक है ना, मटेरियल एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। कोई भी मटेरियल अगर किसी सप्लाई में, सप्लाई कितनी तरह की थी, 3 तरह की, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड। अगर किसी भी मटेरियल के बारे में कह दिया जाए कि सिर्फ वहां यूज हुआ है तो कॉमन की डेफिनेशन से निकल गया, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट कर दिया। बिकॉज इस वक्त हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉमन टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये इनएडमिसिबल वाली बात की वजह से माइनस नहीं हुआ, सेक्शन 8 की वजह से माइनस नहीं हुआ,
ये इस वजह से माइनस हुआ है कि ये कॉमन रहा नहीं है, ये आइडेंटिफाइएबल हो गया, इसको हम आइडेंटिफाइएबल में ले जाएंगे। क्लियर होगी बात? मटेरियल एक्सक्लूसिवली यूज फॉर जीरो रेटेड, इसकी भी वही रीजन है कि ये क्या हो गया, कॉमन की डेफिनेशन से निकल गया, इसलिए इसको भी यहां से हमने निकाल दिया। ये दोनों मटेरियल कहां चले जाएंगे? आइडेंटिफाइएबल में चले जाएंगे। अभी चलते चलते आगे चलते, जब वहां तक पहुंचते हैं फिर ठीक करते हैं, क्योंकि ये एरर हो सकता है इसके अंदर कहीं कॉस्टिंग वगैरह का कोई। अच्छा जी, गुड्स परचेज ऑन कैश, ये डिसअलाउ वाली वजह से हो रहा है, ठीक है ना, ये डिसअलाउ वाली वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रॉस चेक से पे करनी थी ना 50,000 से ज्यादा की इनवॉइस। ओके, अब आ गया, हमने सेल की है 300 kg टी और परचेज की थी 500, तो इनपुट में तो परचेज आएगा ना, तो ये आ गया जी 500 kg ऑफ मटेरियल। यहां भी वही काम किया, हमने खरीदी कितने की हुई थी, उसने वैल्यू दी हुई ना 3,60,000, हमने उसको उस पर ले गए, असल में 4,50,000 आनी चाहिए ना, 500 मल्टीप्लाइड बाय 900, 4.5 लाख की सेल आनी चाहिए थी, आई हुई है आपके अकाउंट में 3,60,000 की, इसका मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे ली हुई है, तो इसको भी हमने ठीक कर लिया, वैल्यू इसकी इंक्रीज कर दी 90,000 से, और ये इसका टैक्स। थर्ड शेड्यूल आइटम किस प्राइस पर परचेज में और सेल में आनी है? रिटेल प्राइस पर। उसने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखें परचेज कितने की लिखी हुई है? 360। आप इसको डिवाइड करें, 360 डिवाइडेड बाय 500, उसने 720 रुपए केजी का रेट लगाया हुआ है, लगाना तो 900 है, थर्ड शेड्यूल आइटम है तो इस पे तो 900 का रेट लगना है, तो बस हम वही कर रहे हैं, हमने 500 केजी पे 900 का लगा लिया और जितना पहले लगा हुआ है वो माइनस कर दिया ऑब्वियसली। यानी ये परचेजेज आनी थी 4.5 लाख रुपए से, आई हुई हैं 3,60,000 से, 90,000 से कम है, 90,000 हमने ऐड कर दिया परचेजेज में। थर्ड शेड्यूल आइटम में यही कर रहे हैं हम उसकी परचेज भी उसकी सेल भी, उसकी परचेज भी उसकी सेल भी किस पर आनी है? रिटेल प्राइस पर आनी है। हमने खरीदी कितनी थी? 500 केजी, सेल कितनी की है? 300 केजी, 200 केजी स्टॉक में पड़ी है। परचेज पर ये रेलिवेंट है, इसको 900 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, सेल में ये रेलिवेंट है, इसको 900 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ये हमने ली हुई है 720 रुपए के हिसाब से और ये ली हुई थी 790 के हिसाब से, तो दोनों को ठीक कर दिया है, 900 पर ले गए। अब आप डबल काम कर सकते हैं, एक निकाल दें दूसरा ऐड कर दें, या डिफरेंशियल ऐड कर दें, वो तो हम सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करते आ रहे, ठीक होगी ना बात। तो हमने क्या किया, 4.5 लाख ऐड कर दिया, 3,60,000 माइनस कर दिया, ऐसे कर लिया। अच्छा जी, गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड हु हैव नॉट प्रोवाइडेड देयर CNIC, ये भी डिसअलाउंस की वजह से है, ठीक है ना। अच्छा जी, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्वेश्चन पे देखें, $14 लाख। एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसीलिए आगे टैक्स नहीं ले रहे ना, कहाँ टैक्स कब लिया है, तो डिस्क्लोजर दे रहे हैं, डिस्क्लोजर दे रहे हैं जी, बिल्कुल ऑब्वियसली। जैसे अगर उससे ऊपर चले जाएं, अगर ये क्रॉस टैक्स से पे कर देता तो ना करते, उससे और ऊपर चले जाए, अगर क्रेस्ट वाला वो ना लगाता, मतलब ये सारी इसी बेस पर हो रहे हैं ना, कि अगर क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसी ना आती तो ऑब्वियसली ना माइनस करते, ठीक है ना। तो ये वही रूल चल रहा है, इसीलिए देखें यहां ये सिर्फ डिस्क्लोजर आ रहा है। मैंने दानिस्ता इस सवाल को ऐसे किया है कि आई कैप अपने सोल्यूशन ऐसे बनाता है, इस वजह से हम तो इसको इग्नोर कर देते थे ना, इनपुट तो है ही नहीं इसके ऊपर, इसीलिए आई कैप ने यहां इनपुट नहीं लिखा हुआ, ये आ गया जी। फिर आखिरी बिल आ गया, वो जो सेल टैक्स पे हुआ था, किस पर? इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर।
अब इन सारों को किया और ये हमारे पास कॉमन इनपुट कितना आ गया 9,61,430। आप बेटा कौन सा कह रहे थे गलत हो गया? ये भी क्रॉस चेक से नहीं होगा, ऐड कर बैठा था सेल टैक्स पेड होने का 30%। बैंक अकाउंट से नहीं होगा ये सेल टैक्स बिल? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि कैश पे किया। हाँ जी सर। क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 9549 वाज पेड इन कैश। हाँ, लेकिन आपको याद है ना कि क्रॉस चेक के अंदर यूटिलिटी और इसकी एग्जेम्पशन है, तो गवर्नमेंट को ही पैसे जा रहे हैं ना। ये तो इनकम टैक्स में भी ऐसी एग्जेम्पशन थी, इधर भी ऐसी एग्जेम्पशन थी। क्लियर हो गई बात जी? दोबारा देखें जी, दोबारा आते हैं, वापस आते हैं, इसी को दोबारा देखते हैं। कॉमन इनपुट कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन कॉमन इनपुट में इस मर्तबा प्रॉब्लम ये है, करंट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सम इनपुट जो अदरवाइज एडमिसिबल हैं, लेकिन अब वो कॉमन नहीं रहे हैं, आइडेंटिफाइएबल हो गए हैं। हमारा कॉमन इनपुट आ रहा था 8,43,000। हमने इसमें से जो दो आइडेंटिफाइएबल बातें थी पहले वो माइनस कर दी। ये डिसअलाउ नहीं हुई हैं, बल्कि आइडेंटिफाइएबल की वजह से माइनस हो गई, और बाकी सारा सवाल तो नॉर्मल तरीके से चल रहा था जी। वो बेटा बड़ी सादा सी बात है कि अगर सामने वाले ने CNIC नहीं दिया तो बस डिसअलाउ हो गया, खत्म हो गई बात जी। आउटपुट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इनपुट में डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट तो गवर्नमेंट डिसअलाउ नहीं करती ना, इनपुट ही डिसअलाउ करती है। पूरे लॉ में भी अगर आप देखें तो जब भी हम कोई डिसअलाउ कर रहे हैं तो क्या डिसअलाउ कर रहे हैं? इनपुट। आउटपुट डिसअलाउ करने का तो मतलब है गवर्नमेंट कह रही है पैसे आप ले लें और घर ले जाएं, इनपुट डिसअलाउ करेंगे ना जी। जनाब ये बात क्लियर हुई है? ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए ना, रजिस्ट्रेशन हो जाए। वो जो हमने लगाया हुआ है ये हिसाब कि कॉटेज इंडस्ट्री में कौन फॉल करता है कौन फॉल नहीं करता, हर आदमी कहता है जी मैं तो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करता हूं। अब अगर ये डाटा यहां से CNIC जाएगा, CNIC तो हमारा कंप्यूटराइज सारा निज़ाम है ना हमारे पास। जब हम सारा CNIC एक बंदे का इकट्ठा करेंगे FBR, तो पता चलेगा यार तुमने इतनी परचेजेस की हुई, तुम कह रहे हो मैं कॉटेज इंडस्ट्री हूँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ ये डॉक्यूमेंट को जो सेलर होगा ये आगे टैक्स डिपार्टमेंट को देगा जी, अकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे चलें, इसको फिर पढ़ लें एक मरतबा सब लोग, इसको फिर देख लें एक मरतबा, इसको देखें, ये डाइजेस्ट करें, ये वर्किंग डाइजेस्ट करें। क्या ये वर्किंग ठीक होगी? आपको समझ आ गई? सर ये ऊपर वाली चीजें बस एक बार सर ये वाला आप क्यों कर रहे हैं एग्जाम सप्लाईज और यही वाली जरा एक बार दोबारा। क्या मतलब? क्यों? इसलिए कर रहे हैं कि ये आइडेंटिफाइएबल है, कॉमन नहीं है। थीम ही यही है, सब पूरे सवाल का थीम ही यही है कि जो चीजें आइडेंटिफाइएबल है उनको वहां ले जाएं जहां वो है, और जो कॉमन है उनको पोर्शन कर देंगे सेल की रेशो से। सर अभी तो हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं ना जिसमें हम टैक्स अलग-अलग कैलकुलेट कर रहे हैं सबका, जैसे हमने एग्जाम में करना है, हमने एक ही बार टोटल कर। अच्छा कोई बात नहीं यार, वैसे कर लो, ये तो छोड़ो, तो मैं बताता हूँ क्या कह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर हम ये नहीं, ये दो लाइन जो हमने डाली है टैक्सेबल गुड्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन और हाँ, फिर ये नहीं लिखेंगे ना, ये हम नहीं लिखेंगे बस। अब आप अगर आप वैसे चलना चाहते हो ना जैसे हम पहले चल रहे थे, यहां तक का टोटल लगाओ, इसका लगाओ टोटल, बल्कि ये भी क्या नहीं, सेल टैक्स हम इलेक्ट्रिसिटी पे आमतौर पे डायरेक्ट टैक्स ही गिवन होता है, यहां तक का टोटल लगाओ प्लस माइनस देखते हुए। 3929 इसका 17% लो, 6679 इसमें ऐड करो ये वाली अमाउंट, 54250 ये वाली अमाउंट, और ये ऐड करो तो यही आ गई, ठीक है ना। ये वाला दोबारा बता दें, ये 500 kg वाला टी बेटा सवाल पढ़ोगे तो खुद ही समझ आ जाएगी, सवाल पढ़ो। पड़ा है, ये देखिए हाँ पढ़ो। सर वो कहता है कि 500 kg of tea purchases a cost of 360,000 in 1 kg packing covered under third schedule। ठीक है, तो क्या उर्दू इसकी? सर वो कहते हैं कि जो 500 kg हमने 3,60,000 का खरीदा है, आगे चलो। रिटेल प्राइस ऑफ टी पर kg is ₹9,000
बस खत्म हो गई बात, बस यही खत्म हो गई। रिटेल प्राइस है 900 रुपया, हमने पहले देखा कि क्या हमने 900 के हिसाब से खरीदा है, ऑब्वियसली नॉट। हमने ये वाली अमाउंट माइनस कर दी और 900 वाली अमाउंट ऐड कर दी। क्लियर हो गई बात जी? आगे चलते हैं जी। अब आ गया हमारा बेसिकली वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 को देखते हैं अब हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक तो आपको पता है हमें सेल्स की रेशो से पोर्शन करना है ना, तो पहले तो हम वहां से क्वेश्चन में से और एक अपनी वर्किंग नोट 1 में से अपनी सेल्स लेकर आते हैं। मसलन टैक्सेबल लोकल सप्लाईज, ये वर्किंग 1 से मिल रही होगी आपको, देखिए जरा यही आ रही है वर्किंग 1। तो करे आप उधर जाए ना, आपने पिक्चर ली तो है, ये आ रही 10.243 10.243। ये मैं अभी जस्ट क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा। ठीक होगी बात? अब दूसरी आ गई एक्सपोर्ट ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, दोनों को ऐड कर लें, एग्जेम्प्ट को भी और वो भी, दोनों जीरो रेट होगी ना। जब कोई चीज एक्सपोर्ट हो जाए तो जीरो रेट हो जाती है। क्वेश्चन में से करें, क्वेश्चन में से करें। 3.2 मिलियन आ गई, दोनों को ऐड किया था। ठीक है। और एग्जाम सप्लाई 1740, ये डायरेक्ट गिवन है। इसका मतलब है ये फिगर तो हम हमेशा ऐसे ही उठाते थे, ये फिगर हमने उठा ली। ये अगर किसी चीज को, ये वाला बॉक्स कहां यूज होगा? अगर किसी चीज को कॉमनली हमें करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा तीनों में, तो फिर ये रेशो इस्तेमाल होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कॉमन इनपुट कौन कौन से हैं? कॉमन इनपुट है 961, वर्किंग 2 से आया हुआ है ये वो कॉमन इनपुट है जो कहां पोर्शन होना है? तीनों पर। हमने क्या किया? इसको अपोर्शन किया, ये इसका हिस्सा आ गया, ये इसका हिस्सा आ गया, ये इसका हिस्सा आ गया, इस रेशो से। बात समझ आ गई? अच्छा जी। अब क्या किया? अब क्या किया? कुछ चीजें थी जो उसने हमें बताया था कि एक्सपोर्ट में यूज हो रही हैं, उसको यहां ले आए, डायरेक्ट ले आए। नहीं, ये तो डायरेक्ट आई है ना, क्वेश्चन से आई है, वो पॉइंट नंबर 1 से आई है। ठीक है। पॉइंट नंबर, अच्छा खोलें जरा, पॉइंट नंबर 1 ओपन करें। ये था ना, ये था पॉइंट नंबर 1, यहां से देख के। Material were 2,96,000 which were exclusively for manufacturing exempt supply। इसका ले 17%, 2,96,000 का। और 6,75,000 ठीक होगी ना बात? अच्छा, अब आगे चले हम। मशीन खरीदी हुई है, एक मशीन सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज हो रही है? एक्सपोर्ट में। उसका इनपुट हमने एक्सपोर्ट में डाल दिया। एक मशीन हमने दूसरी खरीदी है जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल और इधर यूज हो रही है, एक्सपोर्ट में नहीं यूज हो रही। अब जब हमने ये 5,10,000 को पोर्शन करना है तो फिर कैसे करेंगे? इन दो का टोटल लगाकर और फिर पोर्शन करेंगे ना। कर लें जरा कैलकुलेटर से एक दफा, इन दोनों का टोटल लगाएं। तीनों का टोटल अब काम नहीं ना आ सकता, तीनों पर तो पोर्शन नहीं कर रहे, इन दोनों का टोटल लगाए। 11,983,000। इसका मतलब है दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। नहीं सर, सही है। ऐसे होगा ना, रेशो तो यहां से निकल रही है ना, दिस डिवाइडेड बाय टोटल
मल्टीप्लाइड बाय 510, तो ये फिगर आ रही होगी आपकी, कर लें जरा कैलकुलेटर से। और दूसरे में दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्लियर होगी बात जी? ठीक होगी। एक बार दोबारा बताएंगे हम तीनों को, मतलब जैसे अपोर्शनमेंट हम करते होते हैं जब वैसे क्यों नहीं कर रहे इसमें, मतलब आप वो क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया। वो तो है ही तो आप मुझे बताते हैं ना दोबारा। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये पहले सारी चीजें कॉमन होती थी, अब कुछ चीजें कॉमन नहीं आइडेंटिफाइबल हैं। ये पहले हम ये दोनों ऐड करके सारी मशीन को पोर्शन करते थे, लेकिन अब ये मशीन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट में यूज हो रही है, तो इसका इनपुट एक्सपोर्ट में जाएगा। दूसरी मशीन एक्सपोर्ट में नहीं यूज हो रही, बाकी दो जगह पर हो रही है, तो उसका इनपुट बाकी दो जगह पर जा रहा है। क्लियर हो गई ना बात जी? अच्छा जी, यहां तक हम सारा काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हम डायरेक्ट क्यों नहीं फेंक रहे, इसमें पोर्शन क्यों कर रहे हैं? सवाल में डायरेक्ट ही तो है ये, ए से इतनी हुई है, बी से इतनी हुई है, तो डायरेक्ट ही फेंक रहे हैं, क्या किया हमने? आपने तो यहाँ से ये किया ना, इन दोनों को टोटल किया फिर उससे। नहीं, तो ये दो जगह पर है ना, ये डायरेक्ट नहीं गिवन ना। 5,10,000 गिवन है, इसको पोर्शन किए बगैर उसने साथ बताया था कि ये वाली इधर और इधर मशीन यूज हो रही है, तो पोर्शन ही करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, इसको पोर्शन ही करना पड़ेगा ना। आपके पास सारा डाटा इकट्ठा हो गया। ये सवाल तो कम से कम आप कल क्लास में आने से पहले ना, हम इसे कल दोबारा भी क्या है, हमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़े, इसे 2 मरतबा 3 मरतबा अपने हाथ से सॉल्व करके आए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और बड़ा चांस है, मैं फिर कह रहा हूं, अब आने वाला सवाल फिर इसी पैटर्न पे होगा। आपने पीछे जितनी प्रैक्टिस की है वो सारी रेलिवेंट हो जाएगी ना, क्योंकि यहां वो कॉन्सेप्ट आ गया, आइडेंटिफाइएबल का कॉन्सेप्ट आ गया। सॉरी, नहीं मैं हिंट बता तो रहा हूं, नहीं अभी जब एक कोई नई चीज़ आती है ना, फिर थोड़े दिन चलती है। ये एक मार्केट में नई वैरायटी आई है, ठीक है ना। अब ये कुछ अरसा चलेगी ये वैरायटी, ठीक है। आपने कहा था कि वो आपके पास लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वैसा, तो उसके बाद तो ऐसा कोई आएगा ही नहीं, ये टॉप लेवल है आई क्या आपका, तो अब आपके नहीं, ये इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हुई है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हुई है। ये तो डे फर्स्ट पे पता है हमें कि हम ये क्या कर रहे हैं, कॉमन इनपुट को पोर्शन कर रहे हैं। कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो तो सेपरेट होगी। इसमें तो कोई नई लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज नहीं हुआ एक्चुअली, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो वो पूछ नहीं रहा था, ठीक है ना। उसने कोई नई चीज़ नहीं पूछी कि कोई एसआरओ में से कोई और ऐसी चीज़ कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा वही सब कुछ है। अच्छा जी, अब ये वाला जो इनपुट होगा ये 90% वाले रूल पर चला जाएगा, ये 100% वाले रूल पर चला जाएगा, और इन सारों का टोटल कर लें, ये क्योंकि जीरो रेटेड से रिलेटेड है, ये रिफंड चला जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इस सारे सवाल को उठाकर कहाँ ले जाएंगे, मेन फेस ऑफ दी आंसर पर चले जाएंगे, जिस पेज को हम खाली छोड़ कर आए थे जी। आउटपुट टैक्स आ गया था 17,41,310 वर्किंग 1 से, लेस इनपुट लोअर ऑफ वर्किंग 3 से हमने वो 6,48,615 उठाया, और फिर वो पिछला ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ था 11,37,000, तो 17,86,000 ये हो गया, और 90% ऑफ आउटपुट 15,67,000 लोअर इसमें से अप्लाई हो गया, 15,67,000 आ गया। अब ये बिल्कुल नॉर्मल उस पर आप पेज पर आ गए। इसको इसमें से माइनस किया तो अभी तक का देखें तो 1,74,131 हमने टैक्स पे करना है, लेकिन हमारे पास तो मशीन भी है, ठीक है। अब हम मशीन वाला टैक्स उठाकर लाए, कौन सा मशीन में 2 आ रहा था ना, एक ही आ रहा था 4 लाख, बाकी तो वो रिफंड में चला जाएगा, 4,35,000। अब जरा इधर तवज्जो करें, ये सारा माइनस नहीं हुआ, तवज्जो करें, इन दोनों का डिफरेंस लें जरा, इन दोनों का डिफरेंस लें। 261814, ये रिफंड में जाएगा, और इधर का डिफरेंस भी रिफंड में जाएगा।
ये ब्रॉड फॉरवर्ड में जाएगा। अच्छा सॉरी, ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड में जाएगा, ये भी ब्रॉड, इधर से बोलिए। 2190 ये और ये मिलकर अगले महीने में चले जाएंगे। ओके, तो डिस्क्लोजर में देखिए, अच्छा ये वाला जो 38,700 है तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 3% का यही स्टेटस है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट महीने में क्या चला गया, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों 240 और ये दोनों हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये आपने फिगर्स ठीक नहीं लिखवाई मुझे, दोनों यही आ रही है, वो गलत आ रही है, ठीक है ना, उसको ठीक कर लीजिएगा, ये ठीक आ रही है, सही है ना। अच्छा जी, और रिफंड में क्या जाएगा, वो जो उधर हमने टोटल लगाया था। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह का कोई एक आधा क्वेश्चन आपको और बना दूं, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेडली अब पैटर्न ये चलेगा, वही 17-18 नंबर का जितने का था। बात समझ आई है। तो इस तरह से आपने अब करना क्या है, क्योंकि कल भी हमारी क्लास है, कल हम इंशाल्लाह बिजनेस इनकम को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन अगर आप इसको कराएंगे 2-3 दफ़ा तो फिर हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप इसको थोड़ा सा, अगर कहीं कोई मुश्किल है तो हम इसको फिर अकाउंट फॉर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जो बच्चे नहीं आए हुए मैं लेक्चर जो है इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि उन सबको भी फ़ायदा हो जाए। जी सॉरी जी, सर एक ऑडिटर वाली प्रोविजन 50% और एक 120 वाली एडजस्टमेंट एडवांस। स्लाइड्स का ये फ़ायदा तो है ना, चलो अगर जाना चाहें तो हम जा तो सकते हैं ना। जो 50% वाली प्रोविज़न थी वो तो हमने कहा था कि इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में हमें प्रोविजंस तो अलाउ नहीं होती। जैसे इसको समझाने के लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जैसे एक्चुअल बैड डेट अलाउ हो जाते हैं लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं होती, तो यहां भी यही बात थी, ठीक है ना। ये तो प्रोविजन की बात हो रही है, ऑडिटर हैव प्रपोज टू मेक अ प्रोविजन, प्रोविजन तो अलाउ ही नहीं है, तो खत्म हो गई ये बात। तो और क्या पूछ, इग्नोर करना है हमने इसको, आगे चलिए। और क्या पूछ रहे हैं। हाँ, एडवांस वाला भी हमने कहा था ना कि एडवांस जो है वो उस महीने में चला जाएगा, जिस महीने की एडवांस है उस महीने में चला जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन देखें, जिस महीने में आया है, यानी जब आप एडवांस रिसीव करते हैं उसकी रिटर्न में चला जाता है। हमने इस बात को ऐसे भी समझाने की कोशिश की थी कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई सप्लाईज हैं 2.5 लाख रुपए की, इन 2.5 लाख में से 50,000 आपने जनवरी में रिसीव कर लिया है और बाकी का जो 2 लाख है वो आपने सप्लाई दी है मार्च में, और मार्च में ही, अच्छा मार्च में रिसीव हुआ नहीं हुआ ये भी छोड़ दें, इधर देखें 50,000 जनवरी में एडवांस आया, मार्च में आपने एक्चुअल डिलीवरी दी है चीज़ों की, और फिर क्रेडिट पे था, शायद जून में बाकी की पेमेंट आई है, लेट्स अज्यूम, ऐसे समझना इस बात को, डिटेल में आ जाते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हमें कहती है कि जितनी पेमेंट आएगी वो उस महीने में डाल देंगे, तो 50,000 जनवरी की रिटर्न में चला जाएगा, और या पैसे आ जाएं या चीजें दे दी हूं आपने, मार्च में 2 लाख चला जाएगा। जब हम कोई एडवांस रिसीव कर लें तो वो उसी मंथ की सेल में रिपोर्ट हो जाता है। जी, गुड्स वर्थ 1,20,000 सप्लाई टू कस्टमर इन मुल्तान, HA हैज रिसीव्ड फुल पेमेंट अगेंस्ट नवंबर, तो नवंबर में चला गया हुआ, इसलिए हमने यहां से निकाल दिया। जब आप चीजें डिलीवर कर रहे हैं, अब जैसे जब यहां हमने चीजें डिलीवर की हैं तो हमने रिमेनिंग अमाउंट लिया 2 लाख रुपया, 2.5 लाख तो नहीं लेंगे ना। और अगर ये सारी अमाउंट ही यहीं जनवरी में रिसीव कर लेते 2.5 लाख, तो सारा जनवरी की रिटर्न में जाता और मार्च की रिटर्न में
कुछ ना चाह रहा। अगर इसमें थोड़ा सा ऐड कर दे कि ये मिस हो गई फिर तो हम 6 महीने का असल में मिस के सिम्टम्स नहीं है ना, यहाँ पर बराह रास्त नजर आ रहा है कि एडवांस का जिक्र हो रहा है। इस सवाल को पढ़ें तो आपको फौरन फीलिंग क्या डेवलप हो रही है कि पेमेंट एडवांस रिसीव हो गई है। मिसिंग इनवॉइस में आप वो ओवरऑल मैंने आपसे कहा था कि सेल टैक्स का जब पूरा मिजाज देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि यार एग्जामिनर का मिजाज क्या है। उसने वर्डिंग भी पूरे जब से मतलब 1995 से सवाल जो आपके एग्जाम में यहाँ आ रहे हैं, कौन सा है पहला क्वेश्चन जरा देखिए किस ईयर का है। देखें सेल टैक्स का पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमने तो 12 से शुरू किया था ना। 12 सवाल तो हमने इसलिए छोड़ दिए थे कि तो बहुत ही पुराने सवाल हैं, आपकी पैदाइश से भी कुछ सवाल पहले के थे। 2003 मार्च 2003। अब मार्च 2003 से लेकर सितंबर 2021 तक एग्जामिनर कंसिस्टेंटली एक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। अगर मिसिंग इनवॉइस है तो वो क्या लिखता है, मिस हो गई है। यहां तो नहीं लिखा हुआ कि मिस हो गई। बात समझ आ रही है ना। हर सवाल में जब मिसिंग इनवॉइस आई है उसने उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इनवॉइस मिस हो गई है, इनएडवर्टेंटली इनवॉइस रह गई थी क्लेम होने से, नॉट क्लेम इन। फिर 2000 से लेकर 2021 तक तमाम सवालों में अगर किसी सवाल में एग्जामिनर को लगता है कि यह चीज पहले शामिल है तो उसने लिखा है कि शामिल है। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है ना, तो हमने उसके अंदर ही रहकर सवाल को सॉल्व करना है। कल मुलाकात होगी 10 बजे इंशाअल्लाह ताला, यहां से आगे।